हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार और किसान संगठनों के बीच इस बढ़ते हुए विवाद से निपटने के लिए जिस कमेटी का गठन किया है उस पर भी अब रार छिड़ चुकी है। किसान संगठनों का आरोप है कि कमेटी में शामिल चारों लोग पूर्व में किसानों का जो मामला है, कानूनों की जो बातें रखी जा रही हैं, इन कानूनों का वो लगातार समर्थन करते रहे हैं और इसी को लेकर के प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई हैं। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर 49वें दिन भी किसान आंदोलन जारी है। बुधवार को किसान संगठनों ने कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर लोहड़ी मनाई। अलग अलग जिलों में त्योहार के दौरान कानूनों की कई प्रतियां प्रकाशित और वितरित की गई। अंबाला में भी शंभू बॉर्डर स्थित टोल बैरियर पर आंदोलनरत किसानों ने 3 कृषि कानूनों की प्रतियों को लोहड़ी पर्व पर आग के हवाले किया और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन अब जो 4 सदस्य समिति बनाई गई है इसके बाद किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि ये वही 4 सदस्य कमेटी में हैं जो शुरू से ही इन किसानों के हक में बात करते रहे हैं। आगे का प्रोग्राम यही रहेगा जी। हर रोज कल से हम पहले प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाएंगे और लाइकवाइज कि अपना अमित शाह का, अपना खट्टर का, जैसे भी प्रोग्राम चलता रहेगा तो इनके पुतले जलाकर हम इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं। डेली जलाया करेंगे जी। और दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का कल का जो जजमेंट है तो बहुत किसानों ने और बहुत लोगों ने इसकी सराहना की थी। वो तब तक सराहना थी जब तक इन्होंने कमेटी का नाम नहीं लिया था। जो एक 4 मेंबर कमेटी का नाम सामने आया तो लोगों को सुप्रीम के कोर्ट के पर भी शंका हो गई कि जो 4 व्यक्ति इस काले कानून के समर्थन में थे उन्हीं को इस कमेटी का मेंबर बना दिया। हमको ये कतई मंजूर नहीं। हम इस कमेटी के सामने बिल्कुल नहीं हो गए और हम इस कानूनों के खिलाफ तब तक लड़ेंगे तब तक ये वापसी नहीं होते। तब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी। तो जो हमारी जथेबंदियां लगभग 6 महीने से इन 3 काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, हम तो सबसे पहले यही मांग करते हैं कि जैसे पहले मीटिंगों में 8-9 मीटिंगों में हमारे नुमाइंदे गए हैं, ऐसे ही इस कमेटी में भी हमारे यही नुमाइंदे होने चाहिए जिनको बिल्कुल जमीनी स्तर पे पता है भी ये हमारे लिए क्या इसमें कानूनों में अच्छा है क्या माड़ा है। और जो मेंबर्स अब नियुक्त किए गए हैं 4, वो तो पहले ही कह रहे हैं अभी ये तो अच्छे कानून है। जो आदमी पहले ही मान ने पहले ही कहा भी अच्छे कानून है तो वो क्या फैसला देगा किसानों को, हमें उम्मीद नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, चलो उन्होंने जो भी फैसला दिया, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट से तो कोई लड़ाई नहीं, सरकार से लड़ाई है कि जो ये 3 काले कानून बनाए हैं उसको वापस ले। आज के बारे में बताएं, जो आज करने जा रहे हो, क्या करना है, क्या किया आज तो जैसे ये लोहड़ी का हमारा पर्व है, खासकर देहात में किसानों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम इसको उतनी धूमधाम से ना मनाकर यहाँ शंभू बैरियल पे तो कम से कम हम एक रोष स्वरूप मना रहे हैं। जो 3 काले कानून की प्रतियां हैं उनको जलाने का काम कर रहे हैं। उधर टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने लोहड़ी मनाई। किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर इसका विरोध किया और वहीं इस दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री सोनिया मान ने किसानों में रेवड़ी, मूंगफली और गुड़पट्टी भी बांटी। वहीं गोहाना में भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द ये तीनों कानून वापस करें, नहीं तो किसानों का आंदोलन और तेज होगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कल 3 कृषि कानूनों पर रोक लगाकर एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापसी की मांग कर रहे हैं और वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी बनाए जाने का विरोध भी किसान जता रहे हैं। कैथल में भी बुधवार को लघु सचिवालय में किसानों और कर्मचारियों ने मिलकर 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए सचिवालय से बाहर सड़क पर आकर कानूनों की प्रतियां जलाई और सरकार विरोधी नारे लगाए। उधर कृषि कानून के विरोध में विद्यार्थियों ने सिरसा में CDLU में लोहड़ी का पर्व किसानों को समर्पित होकर मनाया। विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में कृषि कानून की प्रतियों का दहन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। विद्यार्थियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सरकार कृषि कानूनों को लागू कर किसानों को खत्म करना चाहती है, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अगर सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती है तो स्टूडेंट्स भी किसानों के समर्थन में दिल्ली रवाना होंगे।
टोहाना के गांव डांगरा में किसानों ने एकत्र होकर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां लोहड़ी की अग्नि में स्वाहा की। इस मौके पर ग्रामीणों ने गांव डांगरा के बाहर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के पास एकत्र होकर कृषि कानूनों के विरोध में जमकर नारेबाजी की और इस मौके पर किसानों के साथ उनके बच्चे भी देखे गए। कृषि कानूनों के विरोध में जगाधरी अनाज मंडी गेट पर किसान इकट्ठे हुए और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर इनका विरोध किया। किसानों का कहना है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक वो दिन रात इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विवादास्पद कृषि कानूनों को अगले आदेशों तक रोक दिया था। केंद्र सरकार और किसान यूनियनों के बीच विरोधाभासों को तोड़ने के लिए एक समाधान खोजने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पैनल के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार समर्थक है। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर बोल दिया है कि कमेटी में कौन होगा ये फैसला कोर्ट ही करेगा। लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और 3 कानूनों को लेकर के ये आर पार की लड़ाई अब किसान संगठन नेता शुरू कर चुके हैं और एक लंबे समय तक ये आंदोलन, इससे पहले तक आपने देखा, उसके अलग अलग रंग, उसकी अलग अलग तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। लेकिन अब मौजूदा वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस पूरे मामले पर नजर आने लगा है, तो क्या वाकई संभावनाएं हैं कि जल्द से जल्द इस पर समाधान की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? सवाल बहुत सारे हैं, जरा उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में अभी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुदेश कटारिया कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुदेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राय सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जल्दी से रिएक्शन लेना चाह रहा हूं सुदेश कटारिया जी आपसे ही। अब जिस तरीके से घटनाक्रम देखा जा रहा है, किसान लगातार अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। आज भी लोहड़ी का जब पर्व मनाया जा रहा है तो किसानों ने अपना घर बार छोड़ करके, अपने खेतों को, अपने परिवारों को भूल करके आज खुले आसमान के नीचे सड़कों पर अपना इस त्योहार को मनाया है। सरकार अब होने वाली अगली बातचीत में किसी तरीके से कुछ और फ्लेक्सिबल होगी, संभावनाएं हैं? देखिए सुरेंद्र जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जिस प्रकार से आज कानून की प्रतियां जलाई गई, मुझे लगता है देश में चलन हो गया। आप पिछली बातें उठा के अगर देखेंगे, कभी अध्यादेश आए लोकसभा में तो उसके बाद राहुल गांधी ने इसकी प्रतियां फाड़ी और उसके बाद जिन लोगों ने, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अन्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अध्यादेश ला के कानून का रूप दिल्ली में दे दिया, उसके बाद अपने ही बनाए कानून को और विधानसभा में फाड़कर इस प्रकार से विरोध जताने की एक प्रक्रिया, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ये प्रतियां जलाना, इनको फाड़ना फैशन बन गया, क्योंकि लोकतंत्र पर आघात है, लोकतंत्र पर खतरा है, हमारे देश की एकता और अखंडता पर खतरा है। इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कतई बिल्कुल ठीक नहीं, देश की अराजकता और अखंडता। सुगंधु की बात रही बिल्कुल सरकार के लचीलापन की, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। पहले दिन से सरकार जब पहली वार्ता हुई उस दिन से आज तक सरकार का लचीलापन है, खुले दिल से और खुले मन से किसान संगठनों से बात करने के लिए तैयार। सरकार पहले दिन से कह रही है कि बिंदुवार चर्चा होनी चाहिए। इन्होंने 32 बिंदु दिए थे, उस पर लगभग तय हो गई थी बात, लेकिन जब 2 और 3 बिंदु रह गए थे उसके बाद किसान संगठन यू टर्न मार गए थे। और उस यू टर्न मारने का भी आपको कारण मैं आपको बता दूं, कुछ भेड़िए इसमें किसानों का मुखौटा लगाकर किसानों के बीच में घुसे हुए हैं, जो किसानों को किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने देना चाहते। गुरनाम चढ़ोनी और बहुत सारे ऐसे मुखौटे लगाकर अरविंद अपना योगेंद्र यादव जैसे नेता मुखौटा किसान का लगाकर और किसानों के बीच में इस प्रकार की भ्रम की परिस्थिति आज पैदा कर दी है और किसी हालात में भी निष्कर्ष पर पहुंचने नहीं देना चाहते। किसानों को बरगलाया जाता है। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार आज भी कटिबद्ध है किसानों के लिए और किसानों की उन्नति के लिए। किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आया कि बिंदुवार चर्चा होनी चाहिए, केंद्र सरकार पहले से इस बात पर कह रही है कि बिंदुवार चर्चा होनी चाहिए। अब 4 सदस्यीय कमेटी हमने तो सुगंधु जी बनाई नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जिसकी सदस्य का नाम है वो उसमें चिन्हित है। अगर उसके बाद भी किसान संगठन और जिस प्रकार से मुखौटा लगाए हुए लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लोकतंत्र पर। ठीक है, यानी कि इस विरोध को लेकर के आपने कहा है कि अब आगे सरकार तो लचीलापन अपना रही है, लेकिन किसानों को भी इस पर विचार करना होगा। स्वामी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका कार्यक्रम में।
आज के इस दिन को लेकर के, आज क्योंकि लोहड़ी का पर्व भी मनाया गया, किसान संगठन नेता और किसानों ने धरना स्थल पर ही आज इस त्योहार को मनाया है। संकेत क्या है, सांकेतिक रूप से इसमें आज क्या प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है किसानों के द्वारा? शुभेंदु जी, पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज खाली शंभू बॉर्डर पे ही नहीं, पूरे भारत के अंदर, जो सिंधु बॉर्डर पे ही नहीं, पूरे भारत के अंदर किसानों ने इस काली लोहड़ी को मनाया है, क्योंकि आज किसानों के लिए काली लोहड़ी है और हमने इन काले कानूनों को इस लोहड़ी के अंदर, अग्नि के अंदर प्रवाह किया है। जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है उसने पूरे भारत के किसानों को कहा था, जहां भी आप किसान होंगे पूरे भारत के अंदर, भले वो आप ग्रामीण क्षेत्र में हो, भले आप मोर्चों पे हो, टूल नाकों पे हो, जहां भी आप इकट्ठा होंगे वहां पर इस लोहड़ी को, आज जो लोहड़ी हम मना रहे हैं मकर संक्रांति के दिन, हम इसको काली लोहड़ी का रूप देंगे और इसमें काले कानूनों को अग्नि प्रवाह करेंगे। आज संकेत ये पूरे भारत में गया है और भारत की जनता ने इसमें जो है आहुति दी है कि ये काले कानून वाकई एक आम नागरिक को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या के अंदर आम नागरिकों ने मिलकर इस लोहड़ी को जो है काली लोहड़ी का रूप दिया और आज पूरे भारत के जो किसान जो है, क्योंकि आज किसान जो है उनके घरों में उनके जो साथी हैं आज हमसे बिछड़ गए हैं, जो इस आंदोलन में थे, उनको भी हमने कहीं ना कहीं याद किया है। ठीक है, राय सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में। राय सिंह जी, आज के इस दिन को लेकर के और मौजूदा वक्त में जो स्थितियां चल रही हैं, किसान आंदोलन को लेकर के जो हलचल है, समाधान के रास्ते निकलते हुए नजर आ रहे हैं, संभावनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है, क्या कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी इस पर? शुभेंद्र जी, देखिए, मेरा देश का किसान अन्नदाता आंदोलित है और ये केवल आज लोहड़ी के इस सामाजिक सौहार्द के प्रतीक त्योहार पर नहीं, बल्कि इससे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से जब किसान ने आंदोलन शुरू किया और उन दिनों दिवाली का त्योहार था। भारतवर्ष में दिवाली खुशहाली का प्रतीक होती है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों ने किसान की दिवाली को काली मनाया। उसके बाद लोहड़ी के बीच में पर्व आते हैं, नया साल, सभी उमंग उत्साह और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का एक हौसला होता है। और यहां पर भी आप देखिए कि किसान उस नए साल के दौरान भी सड़कों पर उस शब्द की रात में उसने दिन व्यतीत किए हैं। और जिस प्रकार मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र कह रहे हैं कि यह केवल एक प्रदर्शन जो है, आंदोलन जो है, फैशन बन गया है। अरे मेरे मित्र, लोहड़ी जो है वो प्रतीक होता है सामाजिक सौहार्द का। किसान चाहता है कि इस दिन वह बुराई को जलाए, अच्छाई की उम्मीद करे, लेकिन ये सरकार जो है गूंगी बहरी अत्याचारी सरकार, जो केवल अपने कुछ मित्रों के, उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए लगी हुई है पिछले 6 महीने से, उसको उस बात को समझते हुए किसान के सामने जो अंधकार है, आप देखिए कि इसको किसान समझ चुका है। और जहां तक बात है हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आप देखिए पहले दिन से किस प्रकार की कार्यशैली बनाए रखी। जब किसानों ने प्रदर्शन किया तो लाठियां बरसाई, किसानों ने कहा कि हम दिल्ली पहुंचेंगे, सारे बॉर्डर बंद किए, सड़कें 15-15, 20-20 फुट खुदवा दी गई। और उसके बाद रात के अंधेरे में किसानों को उठाया गया और लगातार किसानों पर आंसू गैस डाले। क्या क्या किसान को इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए किस प्रकार के नाम, किस प्रकार के इन्होंने उपनाम दिए, कभी आंदोलन को चाइना और पाकिस्तान के, कभी कम्युनिस्ट का। अरे सरकार जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार की इतनी प्रकार की इनके कार्यशैली, इनकी एलोकतांत्रिक तरीके, इनका व्यवहार, मुख्यमंत्री की दिशाहीनता, सरकार का फेलियर, किसानों को केवल और केवल इनको बरगलाने के लिए, किसानों को चिढ़ाने के लिए, उनके समांतर किसान पंचायत की बात करते हैं। नहीं, इस प्रकार की किसान पंचायत हरियाणा के मुख्यमंत्री का बार-बार जिक्र कर रहे हैं। राय सिंह जी, आपको लगता है कि अब हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर चाहते तो शायद चीजें उतनी खराब नहीं होती? आप ये कहना चाह रहे हैं? शुभेंद्र जी, कहीं ना कहीं किसान अगर अपनी बात को लेकर आंदोलित है, संघर्ष में है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो मुखिया होता है वो केवल भाजपा के या किसी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उससे किसान, व्यापारी, कर्मचारी, हर व्यक्ति जो है उम्मीद करता है कि कोई ना कोई जब आंदोलन होता है तो मुख्यमंत्री कार्यशैली कैसी होगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री संवाद करते, बात करते, कहते कि हम आपकी बात को पहुंचाएंगे। 4 बॉर्डरों पर हरियाणा के किसान बैठे, हरियाणा के, उन लोगों को बरगलाने के लिए, प्रसार करने के लिए, उनको नए नए नाम देने के लिए कैसी कार्यशैली, उनके समान अगर सरकार शुरुआती दौर में अगर ये कहती, मुख्यमंत्री कहते, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते कि हम केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं या केंद्रीय नेतृत्व से या केंद्रीय कृषि मंत्री से इस पर बात करते हैं, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती। कांग्रेस के प्रवक्ता से शुभेंदु जी मेरी बात
सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की शुभेंदु जी, देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि मुख्यमंत्री अगर कहीं आगे बढ़कर कहते कि जो काले कानून आए हैं, जिस प्रकार से काले कानून आ गए हैं, कहीं ना कहीं विधानसभा के स्तर पर, कहीं ना कहीं लोगों के मंच के स्तर पर, कहीं ना कहीं किसान की बात करते, तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं किसान का सम्मान करना, उसकी बात रखना। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री, उसके मंत्री परिषद के लोग, उसके सलाहकार, उन्होंने हर प्रकार से कार्य प्रणाली ऐसी बनाई कि किसान को उन्होंने उनके सम्मान को चोट पहुंचाई है, किसान को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। ये भाजपा के प्रवक्ता इन्हें केवल एक बात की ट्रेनिंग मिलती है कि जब तुम्हारा तो बीच में बोलेगा। राय सिंह जी एक मिनट जरा सुनिए सुदेश जी एक मिनट। सुदेश जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सुदेश जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रेंड शुरू कर दिया है, लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि अगर शुरुआत में ही, अगर ठीक है मैं सवाल पूछूंगा ना उनसे, मैं उनसे भी सवाल करूंगा, लेकिन मेरा सवाल अभी आपसे है सुदेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जरा सुन तो लीजिए, सुनिए। आप अगर ये चाहते हैं कि इस कानून को लेकर के जो किसानों के मन में डर बना हुआ है, अगर उसका समाधान होता, आज जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, यदि शुरुआत में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री या हरियाणा के नेता, क्योंकि पंजाब के लगते हुए जो किसान हैं वो लगातार इस बात को रख रहे थे, बीते एक लंबे समय से किसान पंजाब के अंदर तो आंदोलन कर ही रहे थे, लेकिन ये आंदोलन तेज हुआ जब पंजाब से आगे आकर के वो दिल्ली की तरफ बढ़े। तो अगर शुरुआती दौर में ही राज्य स्तर के जितने भी मंत्री हैं या जो नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो अगर केंद्रीय नेतृत्व तक इन सभी चीजों को लेकर जानकारी पहुंचाते, किसानों की जो मांगे हैं अगर उन पर शुरुआती दौर में ही शायद बातचीत हो जाती, तो 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की अब जो मांग होने लगी है, तो वो तो कम से कम नहीं होती, या फिर इस पूरे मसले को लेकर आज जो इतना समय बीत चुका है, शायद इतना समय नहीं होता, पहले से ही कुछ हल हो जाता। बॉर्डर पर जो आज स्थिति देखने को मिल रही है शायद ऐसी नहीं होती, उनको बदला जा सकता था। यानी कि सुदेश जी, देखिए सुरेंद्र जी, आप याद कीजिए जो पहले दौर की वार्ता हुई, पहले दौर की वार्ता में बिंदुवार जब चर्चा शुरू हुई, किसान संगठनों की, सर मैं तो उस वार्ता से पहले की भी बात कर रहा हूँ। सुनिए बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, उसमें जब बिंदुवार चर्चा होने के बाद जब उनमें से 1 और 2 मांग बची, तो किस प्रकार से मुखौटा पहनकर लोग किसान आंदोलन में घुसकर किस प्रकार से यूटर्न उनका मरवाया। सर ये सब तो बहुत बात की चीज है सुदेश जी, मेरी बात सुनिए। देखिए बॉर्डर पर, देखिए जब दिल्ली की तरफ किसान आए उससे पहले कई महीनों तक किसानों ने पंजाब के अंदर रेल भी रोक करके रखी, बाकी सभी चीजें प्रभावित भी की। उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर लाने की कोशिश की, वो इसीलिए ना ताकि सरकार जागे, ये समझे कि किसान चाहते क्या हैं। तो अगर उस वक्त ही इन सभी चीजों को समझ लिया जाता जी। जिसके लिए कानून का रूप लिया, कानून का रूप लेने के बाद पंजाब में पहले दिन विधानसभा में विधेयक पास हो गया था, हमें कानून नहीं मानेंगे और इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। उसके बावजूद वहां रेल रोकने का औचित्य क्या है, मेरी बात बताइए आप। जब वहां का विधानसभा में विधेयक पास हो गया, इन तीनों कृषि कानूनों का मानने वाले नहीं है, उस प्रदेश के किसान रेल रोक रहे हैं। राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। राय सिंह जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करने, राय सिंह जी जरा जल्दी से रिएक्शन इस पर, फिर उसके बाद मैं स्वामी जी के पास आता हूँ। किस प्रकार से प्री प्लान कांग्रेस का जो इन्होंने जो हादसा करवाया वो अच्छी बात थी। शुभेंदु जी पहले मेरे मित्र को रोकिए। राय सिंह जी बताइए। शुभेंदु जी, मेरे मित्र को केवल एक बात की ट्रेनिंग दी गई है कि पिछले 50 दिन से जब भी कोई किसान मुद्दे पर बहस हो, कोई बात रखी जाए, तो केवल अपने जो उनके झूठे फर्जी आंकड़े हैं अपनी बात को बताने के लिए ये केवल वहां तक सीमित हैं। देखिए हरियाणा विधानसभा में जब सेशन आया तो हरियाणा विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारी आदरणीय लोकप्रिय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने इस बात को कहा कि हम विधानसभा में चौथा बिल लाएंगे ताकि एमएसपी की गारंटी मिले, लेकिन ये वहां से भाग खड़े हुए। 181 के तहत बहस की थी, लेकिन भागे। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब विधानसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री ने वहां पर इन तीनों कानूनों अगर चौथा कानून आ जाता है जिसका कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस बारे में जिक्र करते रहे, सुदेश जी एक मिनट जरा सुन लीजिए, सुदेश कटारिया जी एक मिनट जरा सुन लीजिए। राय सिंह जी, अगर चौथा कानून आता है तो उससे पहले के 3 कानून क्या सही हो जाते हैं चौथे कानून से? कि किसान को किसी भी तरह से जो निवेश, राय सिंह जी मेरा सवाल आप सुन रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस चौथे कानून को लाने की आप बात कर रहे हैं, क्या उस चौथे कानून के आने के बाद 3 सामने आ गई है सर? असलियत पूरा हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष देख रहा है। हर किसान का बच्चा, हर कर्मचारी का, हर व्यापारी का आज। राय सिंह जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जिस चौथे कानून की बात कर रहे हैं, अगर उस चौथे कानून को ला दिया जाता है, अगर उसको कानूनी अमली जामा पहना दिया जाता है, तो उससे पहले के क्या 3 कानून सही हो जाएंगे?
मुख्यमंत्री किसान बार बार ये कह रहे हैं कि 3 कानून वापस होने चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि चौथा कानून लेकर के आइए, पीछे के 3 कानून सही हो जाएंगे। जिस प्रकार से इनको आईना दिखाया गया। राय सिंह जी बताइए ना, जवाब है इस पर? मैं जरा स्वामी जी से रिएक्शन ले लेता हूं। स्वामी जी से रिएक्शन लेता हूं। स्वामी जी, इस बारे में जरा बताइए कि अगर चौथा कानून एमएसपी को अगर कानूनी दायरे में लेकर के आया जाता है, क्या उसके बाद पीछे के 3 कानून जिसके लिए किसान लगातार कह रहे हैं कि इनको वापस करना चाहिए सरकार को, क्या वो सही हो जाएगा क्या? शुभेंदु जी, पहली बात में कहना चाहता हूं कि आज लोहड़ी का पर्व जहां भारत के अंदर हर्षोल्लास से मनाया जाता है, देश के अंदर पूरी देश की जनता ने आज इसको काला दिवस के तौर पर मनाया है, काली लोहड़ी के तौर पर मनाया है। कम से कम बीजेपी के जो वक्ता हैं वो कम से कम नरमाई से बात करते, सोचते समझते किस तरीके से हमारे ये जख्मों को खरीदने का काम कर रहे हैं। और ये जो कानूनों की हम बार बार लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ये काले कानून जो है मात्र किसानों के लिए नहीं, देश के लिए काले कानून है। भैया, क्यों आप देश को बेचना चाहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के पास? क्यों देश के किसान कमेरे को लूटने के लिए कंपनियों के हाथ में छोड़ना चाहते हैं? क्या आपको देश के ऊपर विश्वास नहीं? क्या देश की सरकार के ऊपर विश्वास नहीं? क्या देश के कानून के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विश्वास नहीं है? जो इंस्टीट्यूशन हमारे देश के काम कर रहे हैं, जो मंडियां हमारी काम कर रही हैं, जो एफसीआई काम कर रहा है, जो हमारे देश की तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, क्या उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं है? जब एजेंसियां फेल हो जाती हैं, जब इंस्टीट्यूशन फेल हो जाते हैं, तब जाके आप प्राइवेट की बात करें। इंस्टीट्यूशन आपके ईमानदारी से काम करें, एफसीआई आपकी ईमानदारी से काम कर रही है, मंडीकरण आपका ईमानदारी से काम कर रहा है। सिर्फ उसमें सुधार की आवश्यकता थी भाई मेरे, ना कि इनको खत्म करने की आवश्यकता थी। आप देश को खत्म करके बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में किसान कमेरे की मेहनत को गिरवी रखना चाहते हैं। ये काले कानून तो और क्या कानून है भाई? मुझे बताइए ईमानदारी के साथ, जब एक आदमी अपनी फसल लेकर आता है और मंडी में जाता है, तो मंडी जाने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? बताइए क्या प्रॉब्लम है? क्या मंडी के अंदर किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता? क्या मंडी के अंदर किसान के साथ कोई बिचौलिया उसकी पर्ची के साथ छेड़छाड़ी करता है? मुझे बताइए, एक उदाहरण दे दीजिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं पूरे भारत का उदाहरण दे दीजिए, जो आड़ती किसान की फसल की पर्ची काटता है एमएसपी के ऊपर, उसके भाव लगने के बाद आड़ती उससे कोई खर्चा भी लेता हो तो मुझे अब बता दीजिए। यानी कि मंडीकरण सशक्त मंडीकरण था, इससे किसान को फायदा हो रहा था। जब आपके कानून आए हैं काले कानून, आज मंडियों के अंदर किसान की दुर्दशा हो रही है। आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान से कहा था कि मेरा पानी मेरा विरासत, क्या किसान ने इस बात को माना नहीं? क्या किसान ने 50% अपने खेत के अंदर मक्का लगाने का काम नहीं किया? मुख्यमंत्री ने कहा था 7,000 रुपए प्रति एकड़ दूंगा किसान को। बताइए कितने किसानों के खाते में हमने 7,000 रुपए भेजे? आज ईमानदार से बता दीजिए, खाते का नंबर मुझे बता दीजिए, मैं चर्चा करना बंद कर दूंगा, मैं चैनल पे आना बंद कर दूंगा कि एक किसान का बताइए कि 7,000 उसके खाते में पहुंचाने का काम किया। आप ईमानदार से बताइए, आपने कहा था किसान का दाना दाना लिया जाएगा, जो किसान जो है मक्की की फसल लगाएगा, आपने उसके बाद 10 क्विंटल की कैपिंग लगाई। सुदेश जी जरा इस पर जवाब दीजिए, जिसके पास जरा जवाब दीजिए। उसने आधे हिस्से में लगाई, तो आपने किसान को 10 क्विंटल मक्की लेने की बात करी है, बाकी आपने ली नहीं। और मुझे बताइए कितने पोर्टल आपके काम करते हैं ईमानदारी से? आप झूठ पे झूठ बोलते हैं, पैनल में चलकर रखे। क्यों किसान को और आम आदमी को भड़काने का काम कर रहे हैं? आज किसान और आम भारतीय किसान के साथ कंधे का संधा मिलाकर दुख की घड़ी के अंदर, हमारी दुख की घड़ी के अंदर आज हम खुश नहीं है, हम बहुत दुखी हैं। हमारे 70 से ज्यादा हमारे किसान साथी वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, आप लोगों की वजह से हो गए हैं। आज हमारे भाई हमारे बीच में नहीं रहे। क्या आप लोग करना चाहते हैं इसके अंदर? बताइए क्या आपका मकसद, ये बता दीजिए ईमानदारी के साथ। सुदेश जी इस पर जवाब दीजिए, ये इतना संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है। मैं बड़ी शालीनता से सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से वोट की प्रक्रिया चली हुई, उन्होंने कहा कि सरकार बर्बाद करने को किसान को चली हुई। किसान को सरकार भी जरूरी है, किसान को बाजार भी जरूरी है। अगर किसी कारणवश उसकी एमएसपी पर खरीद नहीं होती है, किसी कारणवश किसी मंडी में खरीद नहीं होती है, क्या किसानों को खुली आजादी नहीं होनी चाहिए? क्या किसान अपनी फसल को कहीं बेचने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या कोई ऑर्गेनिक खेती करके, तो बात बताइए, 1975 रुपए में गेहूं बिक रहा है, और ऑर्गेनिक अगर आप गेहूं उत्पादन करते हैं तो 4,000 रुपए बिकता है। क्या 1975? सुदेश जी स्वामी इंद्र ये कह रहे हैं कि मंडी के अंदर जब किसान जाता है अपनी फसल लेकर के, अगर वो आड़ती को बेचता है तो आड़ती उससे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता है, यानी कि आड़ती के साथ जो उसका डीलिंग चलती है, जो उसका व्यापार चलता है, वो सही है। मेरी पूरी उदाहरण दीजिए। कांग्रेस के कार्यकाल में 2-2 रुपए की चेक मिला करते, फसल खराब होने पर 3,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता था।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 12,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता है। क्या 3,000 ठीक थे या 2 रुपए का चेक ठीक है? 12,000 ठीक है। एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम किसने किया? आज गन्ने का सर्वाधिक रेट पूरे देश में हरियाणा प्रदेश में है 350 रुपए। क्या किसी प्रदेश में है? पंजाब और राजस्थान की बात करें तो 2 फसलों पर एमएसपी मिलती है। क्या हरियाणा में ऐसा है? हरियाणा में हम 10 और 12 फसल पर एमएसपी देते हैं, एक दाना एमएसपी पर खरीदते हैं। आप आकलन करके देखें किस प्रकार के काले कानून। हमने किसानों को खुली आजादी देने का काम किया। सुदेश जी, अगर एमएसपी पर खरीद होती है तो कानूनी दायरे में लेकर आइए ना। यही तो मांग कर रहे हैं किसान। ये कह रहे हैं कि मंडी के अंदर उनकी जो तय कीमत होती है फसल की, वो उतनी नहीं मिलती है उनको। कोई ना कोई कारण बता करके, नमी का कारण बता करके और दूसरे तमाम कारण बता करके उनकी जो फसलों के दाम है वो नहीं मिलते हैं, उससे औने पौने दामों में खरीद ली जाती है। इसी बात पर तो मैं चर्चा करना चाहता हूँ। बाजार की आवश्यकता है। आप बाहर बेचिए ना, खुले मन से बाहर बेचिए, प्रदेश में बेचिए, प्रदेश से बाहर बेचिए, मंडी में बेचिए, मंडी से बाहर बेचिए। आप बाहर कौन लेगा भैया? मुझे बताइए ना, कौन सा बाजार सुनिश्चित किया आपने जो हम बाहर बेचें? उस बाजार के अंदर कौन सा रेट आपने तय किया? मुझे बताइए ना। आप खुले में हमारे को बर्बाद होने के लिए छोड़ना चाहते हैं। आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें हम विश्वास कर सके। आपने किसान को लूटने का काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप मुझे ईमानदारी से बताइए कटारिया साहब, आप कार का इंश्योरेंस कराने जाते हैं, जनरल इंश्योरेंस कराने जाते हैं, स्कूटर का इंश्योरेंस कराने जाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कराने जाते हैं, क्या आपको कवर नोट मिलता है या नहीं मिलता है? ईमानदार से बताइए। नहीं, आप बताइए उस समय में फसल बीमा योजना का क्या हाल है सर? हमारे हालात में क्या है? हरियाणा प्रदेश में फसल बीमा के नाम पर 54,000। चलिए ठीक है, आप बताइए। ठीक है। ये कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या आपको? लेकिन बात अब ठीक है सर, ठीक है, ठीक है स्वामी जी और सुदेश जी, ठीक है। मैं जरा वापस लौटता हूं। राय सिंह जी, मैं आपसे भी जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जरा इस बात पर चर्चा करेंगे कि कमेटी का जब जिक्र हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और कड़े तौर पर ये आप जिस तरीके से जिस लहजे के अंदर सरकार को आप कहा गया है, ये माना जा रहा है कि ये किसानों के लिए एक बड़ी जीत है। सरकार बैकफुट पर है और किसानों के लिए एक बड़ी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। लेकिन जब कमेटी का जिक्र होने लगता है और कृषि कानूनों की वापसी के साथ किसान आंदोलन अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है और आज इन कानूनों की प्रतियों को जलाया गया। लेकिन अब जब मसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो क्या अब संभावनाएं हैं कि समाधान जल्द से जल्द निकल सकता है? अब हमारे साथ खास मेहमान लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेता हूं। मैं राय सिंह जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन स्वामी जी मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। हम उस दिन भी बात कर रहे थे इस पर कि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को फटकार लगाई गई, बैकफुट पर सरकार, किसानों की एक बड़ी जीत। लेकिन अब ऐसे में जब समाधान तो निकालना है ना, आप कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत में हमें भरोसा नहीं क्योंकि सरकार जो है वो अभी तक किसी भी तरीके से निर्णायक भूमिका निभा नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए जब इस पर विचार किया जा रहा है तो अब कमेटी का जब जिक्र होने लगा है तो इसको क्यों नामंजूर किया जा रहा है? इस पर भरोसा क्यों नहीं है? स्वामी जी देखिए, पहली बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से जो काम किया है उसका हम स्वागत करते हैं। पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, भारतीय किसान यूनियन एवं संयुक्त किसान मोर्चा इस पिटीशन में शामिल नहीं है। ये अन्य संगठनों द्वारा जो बीजेपी से प्रायोजित जो संगठन है वो उसमें भाग ले रहे हैं। उसका उदाहरण आपके सामने जीता जाता उदाहरण है सरकार की चिट द्वारा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैकडोर से उन लोगों को ही इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है जो किसान के इस काले कानून के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। नहीं सर, कमेटी तो कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई है ना, तो यानी कि अगर आप कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब तो यह है कि आप कोर्ट के द्वारा का ऑडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं, उनका लेख पढ़ सकते हैं। सुदेश जी एक मिनट जरा पहले उनकी बात पूरी हो जाए। स्वामी जी बताइए। सुदेश जी मैं आता हूं। स्वामी जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। भूपेंद्र सिंह मान, जिनका ऑडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं, जिन्होंने इन कानून के पक्षों में अपना विचार रखा हुआ है। अशोक गुलाटी जी, उन्होंने खुद इसके ऊपर जो है टिप्पणी की है कि ये कानून जो है किसानों के हित में है। अनिल धनवट जो महाराष्ट्र से आते हैं और वो सेहत का संगठन चलाते हैं, वो लगातार इसकी पुरजोर वकालत करते आपको नजर आएंगे और सरकार को चिट्ठी देकर उन्होंने इसकी प्रशंसा लेटर सरकार को भेजा है। और ऐसे में जो है प्रमोद जोशी जी हैं, वो भी महाराष्ट्र से आते हैं। तो वो तमाम ये लोग हैं जो लोग सरकार के खेमे में हैं, सरकार के पक्ष में। अगर वही लोग कमेटी के अंदर, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो इन कानूनों के पक्ष में हैं, उनको कमेटी में शामिल नहीं करना चाहिए, जो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। हाँ, ये चिंता का विषय है। ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कमेटी के अंदर ऐसे सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए जो कि इन कानूनों का विरोध कर रहे हो, उनका समर्थन ना कर रहे हो।
ना विरोध की बात कर रहा हूं, ना पक्ष की बात, मैं निष्पक्ष बात की जांच की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं सर, वैसे एक स्थिति तो ये भी बनी हुई ना, इन कानूनों को लेकर के किसानों के तो दो ही मत हो सकते हैं, एक ना कि किसी संगठन या किसी राजनीतिक, देखिए समझिए ना, एक सीधी सी बात है, किसानों के लिए कानून बनाए गए हैं। अब किसान इसमें एक तरफ ही तो रहेंगे ना, या तो किसान इस कानून के पक्ष में रहेंगे या विरोध में रहेंगे। जो पक्ष में है आप कह रहे हैं कि उनको कमेटी के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, अब जो विरोध में है उनको कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए, इसका मतलब तो यही है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से जो काम किया है हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, पर जो इसके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं आज, वो भी कहीं पीछे नहीं हटते। इस सवालों में कहीं ना कहीं दम नहीं है। तो आप पॉइंट, हम ये चाहते हैं आप बिंदु दर बिंदु आप अपनी बात तो रखेंगे ना, कमेटी के समक्ष अपनी बात तो पहुंचाएंगे ना। रिटायर्ड जज निष्पक्ष जांच करेंगे और वो इसकी रिपोर्ट, इन कानून की समीक्षा करके न्यायालय के समक्ष रखेंगे। अभी समीक्षा होनी बाकी है जी, न्यायालय में समीक्षा है। जो लोग पहले ही इसका रिजल्ट दे चुके हैं वो क्या समीक्षा करेंगे, मुझे ये बताइए। ये तर्कसंगत नहीं है। यानी कि आप अपनी बातें भी नहीं रखेंगे कमेटी के आगे, अपनी बात तो पहुंचाएंगे ना। किसान मोर्चे का फैसला है कि हम इस चर्चा में हिस्सा नहीं बनेंगे। तो यानी कि आप वापस से सरकार पर भरोसा करेंगे। हम वार्ता में विश्वास करते हैं कि सरकार कानून लाई है और सरकार के पास पावर है इस कानून को वापस लेने की, और सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इस कानून को रद्द कर सकता था व्हिप लाकर। तो इसीलिए तो ये दूसरा रास्ता आपके पास विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का भी था, लेकिन आप वहां कह रहे हैं कि हम अपनी बातों को नहीं रखेंगे, हम उस कमेटी का हम नामंजूर करते हैं, हम उसको, ऐसी कोई कमेटी हमें मंजूर नहीं। बिल्कुल, ये संयुक्त किसान मोर्चे के तमाम बुद्धिजीवी और तमाम हमारे जो नेता हैं उन लोगों का फैसला है और वो अपने फैसले पे पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वो किसानों के साथ मिलकर चर्चा कर इस फैसले को लेकर आए हैं। ठीक है सुधीर जी, जरा जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद मैं राय सिंह जी आपके पास आता हूं। देखिए सुगेंद्र जी, मैं 2 मिनट का वक्त लूंगा, तो अमरिंदर जी को जानकारी नहीं है कि वो किस प्रकार के कौन व्यक्ति। मैं बता देता हूँ, अशोक गुलाटी सीएपीसी के 2011 में चेयरमैन बने, मनमोहन जी की सरकार में बना गए, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उस समय सीएपीसी के चेयरमैन। हमारे व्यक्ति नहीं हुए, अशोक गुलाटी जी की बात है। पीके जोशी जो कि उन्होंने बताया महाराष्ट्र से आते हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर बनाए गए, डिप्टी चेयरमैन बनाए गए सीएपीसी के, कांग्रेस की सरकार में बने। पहले जानकारी उनकी दुरुस्त कर देता हूँ। इसके बाद देखिए सुगेंद्र जी, जब चर्चा की बात हुई, पहले दौर की चर्चा हुई तो बिंदुवार चर्चा पे जब निष्कर्ष से हम पहुंचे, 2 बिंदु पर चर्चा होनी बाकी थी। तो बीच में जिस प्रकार से मुखौटा लगाकर किसान आंदोलन में लोग घुसे और किसान आंदोलन के कंधे पर बंदूक रखकर जो चलाई और सक्सेस जो हुए, उसके कारण है आप देश में इस प्रकार से अराजकता का मामला। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार को शुभेंदु जी कृपया, मैं राय जी बिल्कुल मैं आपके पास भी आता हूँ। लोकतंत्र पर बड़ा आघात है। शुभेंदु जी मैं बताना चाहता हूँ, कहीं तो आपने विश्वास करे, सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी हमारी न्यायपालिका, इस पर भरोसा करना चाहिए। तो मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, जो पर्चे चला रहे हैं, एक प्रति बचाकर रखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिंदुवार चर्चा होगी, पर हम उसका आदर करते हैं तो हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। एक प्रति कृपया करके बचा, ठीक है, यानी कि इस पर अगर बिंदुवार चर्चा होती है तो सरकार तो सहमत है। ठीक है, राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राय सिंह जी। शुभेंद्र जी, मेरे मित्र कटारिया जी बड़ी बड़ी फर्जी आंकड़ों के साथ यहाँ पर पहले कह के चले गए हैं। जहां तक गन्ने के रेट की बात है, सर अभी की बात करिए ना। भारतवर्ष में गन्ने का रेट हमने दिया है सबसे अधिक। सर उस पर बात हो चुकी है। बात को उत्तर देता हूँ जो चले गए। अभी इन्होंने कहा, हाँ पिछले, हाँ मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को उत्तर सुनिए आप कृपया। पिछले 6 सालों में इन्होंने केवल 30 रुपए बढ़ाए हैं, जबकि हमारी 2004 से लेकर 14 से सरकार थी, हमने 160 से 330 बढ़ाया। 6 सालों में 30 रुपए। झूठ बोलते हैं कटारिया जी। धान का रेट इनका 1800 बिका, हमने 4 से लेकर 14 तक 5000 क्विंटल 5000 रुपए क्विंटल तक धान बेची है। अरे इनके पास फसल बीमे का जो रेट है, इन्होंने पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों को फसल बीमा के नाम पे अपने एजेंटों को भेज दिया, और फसल बीमा केवल किसान को लूटने का इनका प्रायोजित प्रोग्राम था। इस देश में इस बात की गारंटी हो चुकी है कि केवल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना की। झूठ बोलते हैं, यहाँ पर आकर किसानों की बात करते हैं, बात कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर प्रतियां बचा के रखो। अरे शुभेंद्र जी, इनको समझाओ कि आप अपने आईने में चेहरा देखिए। हरियाणा सरकार पूरी तरह फैल चुकी है और किसानों के नाम पर जो इन्होंने
नंगे नाच किया, किसान के सम्मान को चोट पहुंचाई है। किसान समाज इनको कहीं माफ नहीं करेगा। अब मुख्यमंत्री को क्या कहा गया है? मुख्यमंत्री को देश के गृह मंत्री ने क्या कहा? पूरे मंत्रिमंडल को क्या कहा कि तुम रैली मत निकालो, तुम समाज में निकलने लायक नहीं हो, नहीं तो समाज में किसान तुम्हें पकड़कर तुम्हारे कार्यकाल में किसान हित में कांग्रेस ने क्या काम किए आप जनता जानना चाहती है। 10 साल के कार्यकाल में एक काम गिनवाए नहीं, देखिए ना, देखिए सुदेश जी, ठीक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो समाधान निकलना चाहिए ना। कैसे तो निकलेगा? ऐसा तो है नहीं ना कि आंदोलन करते रहेंगे किसान। चर्चा से समाधान निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी वही हुआ, हम उसकी बात करते हैं, उसकी बात स्वीकारते हैं, बिंदुवार चर्चा करने के लिए हम तैयार है। लेकिन जिस प्रकार का विरोध, जिस प्रकार से केंद्र सरकार को भी डटा बताना और सुप्रीम कोर्ट को भी डटा बताना, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बिंदुवार चर्चा होनी चाहिए, हर एक विषय पर बिंदुवार चर्चा होनी चाहिए। स्वामी जी, अगर ऐसा होता है, सरकार के साथ भी अगर बातचीत आगे बढ़ती है 15 जनवरी को, जो कि बातचीत अगली होनी है, बैठक होनी है, तो उसमें क्या बिंदुवार चर्चा के लिए किसान संगठन नेता भी तैयार हैं क्या? मैं चाहूंगा बिंदुवार चर्चा क्यों ना आपके चैनल पे शुरू कर दी जाए। सुदेश जी मुझे 5 इसके लाभ बता दें और मेरे को 10 हानियां बता देता हूं। अगर मुझे 5 लाभ बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा वास्तव में बीजेपी सरकार के पास किसानों के लिए कुछ पड़ा है। ये सिर्फ कंपनियों के लाभ तो गिना सकते हैं, आपको कंपनियों को क्या फायदा होने वाला है। जैसे किसान कृषि बीमा योजना के अंदर, आप प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के अंदर किसान को क्या लाभ हुआ? सारी कंपनियां मिलाई चाट के चली गई, सरकार उनके एजेंट बन के नजर आई है। हरियाणा प्रदेश की आप बात देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण है। हरियाणा के अंदर किसान की जब फसल जो बर्बाद हुई बरसात के अंदर, धान की फसल, इस पिछले सीजन की बात बता रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि भैया ये फसल बीमा जो हुआ है, किसान की फसल का बीमा हुआ है, ना कि बरसात में डूबने के कारण, बाढ़ में डूबने के कारण जो बर्बाद हुई है उसका बीमा हुआ है, इसलिए आपको बीमा नहीं मिलेगा। बता दीजिए अगर ऐसा नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने, बताइए आप। 12,000 रुपए किसान फसल खराब होने पर जो कांग्रेस की सरकार में 3,000 रुपए मिलते थे, 12,000 रुपए हमारे ऐतिहासिक कार्यकाल में मिलता। नंबर 1, मैं बता, अरे अपनी बात बताइए भैया, कांग्रेस मर गई, पीछे चली गई, आज सरकार में आप हो, सत्ता में आप हो, अरे बार आपकी जवाबदेही कांग्रेस की जवाबदेही नहीं है। के पास कोई आना नहीं है। हमने तरीके की चोट पर किया। आप आकलन करिए, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उस दिन से आज तक आकलन करने दिए। डंके की चोट पे हरियाणा के किसान का सम्मान टूटा। कभी 47 से लेकर 70 साल के अंदर जो भारत ने तैयार किया उसको बेचने का आपने काम कर दिया। 70 साल की मेहनत को आपने बेचा है, देश की मेहनत को बेचा है आपने। बताइए आपने कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया था जिसको आप बेच रहे हैं? कौन सी आपने ताकत लगाई थी? कौन सा आपने देश के अंदर देश को आपने कोई इस्पात इंडस्ट्री दी हो? चलिए ठीक है स्वामी जी, ठीक है, एक मिनट सुदेश जी, राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन, फिर उसके बाद में स्वामी जी आपके पास आता हूं। राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन आपने बेच दी। शुभेंद्रु जी, मेरे मित्र कटारिया जी को किसी बात का किसान के सम्मान को लेकर कोई ज्ञान नहीं है। आंकड़े इनके बिल्कुल फर्जी है, मैं पहले कह चुका हूं। इनको तो इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि हरियाणा प्रदेश की किसान के लिए जो सरकार ने जो लगातार अनदेखी करके उनको चोट पहुंचाई है, माफी मांगे। इन लोगों को इस बात का नहीं है। और रही बात, ये बात करते हैं आंकड़ों की, सिर्फ एक काम कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसान इतना हमने ये काम किए, एक काम गिनवाइए। 2 चेक मिलते थे। हाँ, अब मेरी बात सुनिए आप। अब कटारी जी आप मेरी बात सुनिए। आपने धान के रेट की बात रखी है, 5,000 55,000 हमने रेट रखी है। अब इनको क्या है, इनको केवल अपने आंकड़े पता है, ये फेल है। हमने किसानों के 72,000 करोड़ रुपए पूरे भारत से माफ किए। अरे हमने भूमि विकास अधिनियम था, मुआवजे को लेकर उसके पैनल को किस प्रकार से बढ़ाया, किसान के सम्मान को बढ़ाया। इन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं है। ये लोग केवल और केवल राजनीतिक तरीके से हाशिए पर चले गए हैं। सरकार फेल हो गई है, इनके सामने चुनाव आए, बड़ौदा उपचुनाव में ये हारे, और लगातार लोग इनके मंत्रियों को, इनके विधायकों को, इनके नेताओं को घर में, गांव में और समाज में घुसने के लिए पाबंदी लगाए हुए हैं। और ये इनका आईना है कि आज हरियाणा प्रदेश के वासी इस बात को समझ चुके हैं। राय सिंह जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, जरा स्वामी जी को भी शामिल करता हूं। स्वामी जी ठीक है सर, सुदेश जी एक मिनट, राय सिंह जी एक मिनट, ठीक है। स्वामी जी, अगर सरकारी मंडियों के अंदर जिस तरीके से खरीद चलती रही है, किसान और आड़ती का रिश्ता बना हुआ है, जो कि आप कह रहे हैं कि उसमें आड़ती किसी भी तरीके से किसान के साथ छल नहीं करता है, तो यानी कि इसका मतलब तो यह है कि किसी भी तरीके से इन कानूनों की जरूरत ही नहीं थी और मंडियों के अंदर भी कोई बदलाव की जरूरत नहीं थी।
या खामियां मानते हैं आप? कुछ है मंडियों के अंदर कमियां? शुभेंदु जी, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमने बार बार किसान संगठनों ने मंडी कानूनों में सुधार की बात की थी, ना कि मंडी कानून को खत्म करने की बात की थी। ये हमारा कभी मुद्दा रहा ही नहीं कि आप मंडियों को बंद कर दें। ये तो सर सरकार भी नहीं कह रही है कि सरकारी मंडियां खत्म होंगी। आरती भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, आरती कोई दूध के धुले नहीं हुए हैं। पर विषय क्या है? विषय क्या है? यहाँ सुधार की संभावना थी, किसी को खत्म करने की संभावना थी। इन्होंने क्या करा है, सिर्फ अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए एग्रो बिजनेस को, भारत के एग्रो बिजनेस को उनकी झोली में डाल दिया। किस तरीके डाला कि आम नागरिक को, जिसका एसेंशियल कमोडिटी है, जरूरी वस्तु अधिनियम है, जिसपे वो विश्वास करके जी रहा था कि भाई भारत में मेरी आमदनी कितनी भी हो या ना हो, मैं अपनी रोजी रोटी कर सकता हूं, दाल रोटी खाकर प्रभु के गुण गा सकता हूं। आज इन्होंने उसकी दाल रोटी को बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्टोर में बंद करने का काम किया है। यही कारण है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को होल्ड पे ले जाना पड़ा। इनको कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सरकार होल्ड पे लेगी या हमें कुछ करना पड़ेगा। ये हठधर्मी को अपनाए हुए थे। इस बात का स्पष्टीकरण हो गया है कि सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है, ना तो न्यायपालिका की सुनने वाली है, ना ये मीडिया की सुनने वाली है, ना ये आम नागरिक की बात सुनने वाली है। ये तो सिर्फ अपना कानून थोपेंगे। लेकिन किसान भी क्या सुनेंगे कोर्ट की? साधनों को बड़े सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम समाधान निकालते हैं, को सेटल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है समाधान निकालते हैं। तो क्या किसान मान रहे हैं कोर्ट की बात? क्या मानेंगे, स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं वो बता रहा हूं, देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना, तो बार बार आपकी एक रिक्वेस्ट है पैनल के आगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से जो काम किया है वो बिल्कुल उसको सराहनीय योग्य है। उन्होंने अपने विवेक से एक अच्छा कदम उठाया है, वो आगे बढ़े हैं। पर कहीं ना कहीं पैनल चुनते समय, कमेटी बनाते समय उन्होंने एक बहुत बड़ी चूक हो गई है, उसमें सुधार की गुंजाइश है। उम्मीद करता हूं कि जब माननीय न्यायाधीश इस पे विचार करेंगे उसमें कुछ बदलाव हमें नजर आएंगे। पर साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार 15 तारीख की वार्ता के अंदर जब बैठे किसानों के साथ, एक सार्थक मूड से बैठे, सार्थक विचारधारा साथ बैठे कि देश सर्वोपरि है कि कंपनियां सर्वोपरि है, सरकार को इसका लेकिन आप तो सर पहले से कहते रहे हैं, किसान संगठन नेता तो बार बार ये कहते रहे हैं कि सरकार पर तो हमें भरोसा ही नहीं है। बातचीत जारी है लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, सरकार ने भरोसा जो अपना तोड़ चुकी है। अभी भी सरकार से उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम जाएं तो जाएं किसके पास? नेचुरली भारत सरकार के पास जाना पड़ेगा। आज मौजूदा कोर्ट जब इस बारे में विचार कर रही है, इस बारे में चर्चा कर रही है, जितने वो भाजपा, अगर आप कह रहे हैं कि सरकार पर हमें भरोसा नहीं है तो दूसरा रास्ता तो कोर्ट का है ना, इससे ऊपर तो कोई नहीं। हमने कब कहा कि भारत सरकार पे हमें न्याय का भरोसा नहीं है? हमें न्याय की उम्मीद लेके तो हम दिल्ली की तरफ आए हैं। भारत सरकार की वार्ताओं पर हमें भरोसा नहीं है, जिस प्रकार से वो हमारे साथ वादा करते हैं। ईमानदार से देखिए, खुद नरेंद्र जो तोमर जी ने कहा था कि किसानों की हमने 4 में से 2 मांगे मान ली। मुझे एक बताइए, भारत सरकार द्वारा क्या उन 2 मांगों माने जाने पर कोई लेटर जारी किया है? ठीक है, तो फिर भरोसा कैसे करें भैया? ठीक है। अब ये भरोसा कैसे बन पाता है या फिर दोबारा से सरकार के ऊपर भरोसा कायम रह पाता है किसानों का, ये अब देखना बेहद खास होगा। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन अगली जब बैठक सरकार के साथ होगी किसान संगठन नेताओं की, तो बहुत सारी संभावना है कि उस वक्त उस बैठक के दौरान कई ऐसे और भी विषय होंगे जिस पर सहमति बन पाएगी। और क्या वाकई में 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने की जो मांग किसान संगठन नेता कर रहे हैं, क्या सरकार इस पर सहमत होगी? देखना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही।